हाँ जी, तो स्वागत है आप सबका फिर से। चलते हैं चैप्टर के आगे, लेकिन उससे पहले वन टाइम रिवीजन जो कि हमारा हर बार का होता है, तो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो कि पिछले लेक्चर में था। इस क्लास में हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी थी कि जब आज़ाद नहीं था 1947 से पहले भारत कैसे बटा हुआ था। तो भारत में BIG मतलब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का बोलबाला था, दबाव था। इसने दो तरह से भारत को बांटा हुआ था। पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड सेकंड था प्रोविंशियल स्टेट्स। जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी वहाँ पे छोटे मोटे राजे रजवाड़े राज कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का। अब इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी BIG, लेकिन ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी उस पर डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी BIG। अब जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल स्टेट्स, उनका 1/4 पीपल आर सिटीजन, मीन्स जो पूरी देश के जितने भी लोग हैं उस सब लोगों में से 1/4, मतलब अगर मान के चलें अपन 4 करोड़ लोग पूरे देश के हैं, तो 1 करोड़ लोग प्रोविंशियल स्टेट्स के सिटीजन थे। और उसी तरह से जो पूरा भारत का एरिया था, उस एरिया को 1/3 एरिया हमारा प्रोविंशियल स्टेट का था। जो रिमेनिंग पार्ट था वो ब्रिटिश प्रोविंशियल का था। हमने ये बातें अभी तक इसमें पढ़ी थी। साथ ही साथ में हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ा था। हमने साथ ही साथ में BIG की एक डिप्लोमेटिक चाल के बारे में भी समझा था, या फिर मे भी हम आगे देखेंगे इसको। तो अभी तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जब ये आज़ादी की बात कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहते कि हम आपको इंडिपेंडेंट करेंगे, तब इन्होंने 565 जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनसे कहा कि भाई आप लोग अपनी मन से देख सकते हैं, आप जिसमें चाहो उसमें ऐड हो जाओ, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, बट कंडीशन इज दैट इफ़ यू वांट टू मेड एन इंडिपेंडेंस कंट्री देन यू आर फ्री टू डू इट। अब आप फ्री हो उस काम को करने के लिए भी, कि अगर आप चाहो तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो। अब ये बात जब इन्होंने कही, तो इस डिप्लोमेटिक बात की वजह से सबसे पहला जो ट्रवनकोर था, ट्रवनकोर का रूलर था। ट्रवनकोर आज का हमारा केरला, इधर की साइड जो हमारा ये हिस्सा है, इस हिस्से में ट्रवनकोर का पहले बोला जाता था। इस साइड में ट्रवनकोर है, मतलब कि आज का जो तिरुवनंतपुरम है वही हमारा पहले ट्रवनकोर था। इसने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंस डिसाइड किया। सेकंड, इसके देखा देखी अगले ही दिन निज़ाम हैदराबाद का, निज़ाम नवाब, उसने अपने आप को सेम अनाउंस की अगले ही दिन कि हम भी इंडिपेंडेंट हैं। रूरल लाइक नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल के नवाब ने भी यही कहा। और इसने एडवांस किया ज्वाइनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए खड़ी हुई थी। अब उसके अपोज में खड़ा हो गया कि हम तो ज्वाइन नहीं कर रहे भाई। तो कहीं ना कहीं उसका भी मन यही था कि वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात में लगा हुआ था। नाउ उसके बाद हमने ये देखा था कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस वाज एम्ड, जो इंडिपेंडेंस एम था, यूनिटी ऑफ स्टेट्स, वो एक तरह से विक्टन हो चुका था, क्योंकि ज़्यादातर प्रोविंशियल स्टेट्स अपने आप को सेपरेट रखना चाहती थी। अब इसलिए गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द न्यूली पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब हम चैप्टर का नए पार्ट में जाने से पहले हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्पीच, ये स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने इसमें कहा है कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक कॉमन एडिएवर है, मतलब कि एक ऐसा पाथ है जिस पाथ पे अगर हम चले तो हम एक न्यू ग्रेटनेस को पाएंगे, मतलब एक नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने लेक ऑफ यूनिटी एक्सपोज की, हमने लेक ऑफ यूनिटी दिखाई, तो कहीं ना कहीं हम अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज़ में फंस जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी प्रोविंशियल स्टेट्स हैं वो रियलाइज़ करें अंदर से ही कि अगर वो कॉपरेट करेंगे नहीं, एक दूसरे के काम में एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे एक जनरल इंटरेस्ट पे, तो कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से लड़ने लग जाएं और धीरे धीरे करके देश खत्म हो जाए। ये बात थी, ये स्टेटमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नाउ द गवर्नमेंट अप्रोच। अब हमने ऊपर देखा था कि एम जो यूनिटी का था, एम्ड ऑफ यूनिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री, वो बिगड़ रहा था बिकॉज ऑफ ट्रवनकोर, भोपाल एंड निज़ाम, इनकी वजह से। तो कई सारी ऐसी स्टेट्स थी जो भी ऐसा सेम काम कर रही थी, अलग होने की बातें कर रही थी, बट
सबसे पहला जो होता है वही सबसे पहले बताया गया। अब गवर्नमेंट की अप्रोच कुछ इस तरह से थी, क्योंकि गवर्नमेंट में उस वक्त में हमारे मेन एक फेमस लीडर जिनका नाम है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब पटेल जी ने उस वक्त में एक डिप्लोमेसी चाल को अपनाया। पटेल जी उस वक्त हमारे इंडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ में होम मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग दैट पार्टीशन। अब इन्होंने नेगोशिएशन कैसे कराया, बात इसमें ये आएगी। इन्होंने देखा रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मली वर्क डिप्लोमेटिकली एंड ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इंडियन यूनियन। उन्होंने एक खेल खेला, मीन्स उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल निभाया जिसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को, जो कि कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जैसे कि हिस्से बताऊं तो अगर जैसे 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज ओडिशा, जो आपका आज का उड़ीसा है ना, उड़ीसा, उसके 26 स्मॉल स्टेट्स है। साथ ही साथ में सौराष्ट्र जो आपका है, स्वराष्ट्र। अब आप सौराष्ट्र की पूछेंगे तो ये देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इस वक्त में दिखाया जा रहा है ये स्वराष्ट्र है। और आपको दिखा दूं अगर मैप अपने पास है तो सही, maybe they are in depth of this chapter। स्वराष्ट्र, जब स्वराष्ट्र की बात उठाई थी तो स्वराष्ट्र में ये देखिए इधर की साइड, ये महाराष्ट्र है ना, यही स्वराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र और गुजरात इधर का जो एरिया है ये स्वराष्ट्र एरिया है, ठीक है ना, जिसे आज हम बॉम्बे भी कहते हैं। हम्म। तो अब हम देखेंगे कि इसमें सौराष्ट्र के एरिया में गुजरात था, जिसमें 14 बिग स्टेट्स थी, मतलब 14 बड़ी स्टेट्स, और साथ ही साथ में 119 स्मॉल स्टेट्स। तो 119 स्मॉल एंड 14 बिग स्टेट्स इसमें गुजरात में थी, एक अकेले सौराष्ट्र के अंदर। तो इस तरह से कई सारे डिफरेंसेस थे, और साथ ही साथ में ये सब डाइविशन जो था ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डाइविशन था। मतलब यहाँ पे कोई डाइविशन की कोई एक मेजरमेंट नहीं था, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। जैसे जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताऊँ तो जैसे ब्रिटिशर्स ने बांटा हुआ था ना, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इस तरह से ही अब इस तरह से इन्होंने भी है ना एडमिनिस्ट्रेटरी और सब रीजन्स को बांट रखा था, हमारे प्रोविंशियल स्टेट्स ने भी। नाउ द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन। गवर्नमेंट अप्रोच ने तीन कंसिडरेशन को माना, मतलब तीन तरह की बातों पे सहमति बनाई गवर्नमेंट ने। फर्स्ट इज दैट फर्स्ट इज दैट the people most of the princely states clearly wanted to become part of an Indian Union। कि हम देखेंगे कि इंडियन यूनियन में जुड़ने के लिए ज़्यादातर पीपल किसी स्टेट की अगर गुजारिश करें, मीन्स ज़्यादातर लोग अगर इंडिया में जुड़ने की बात करें तो हम उनको इंडिया में लेंगे। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो सके, मीन गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल रहेगी, प्रिपेयर करेगी फ्लेक्सिबिलिटी इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन, कि कुछ रीजन को ऑटोनॉमी दे कि भैया आप अपने मन से देख लो, हम आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लाइक दैट जम्मू एंड कश्मीर। द आइडिया वॉज नो द आइडिया वॉज टू accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with demand of the region। साथ ही साथ में इन्होंने आइडिया उठाई एकोमोडेट प्लूरलिटी, मतलब इकट्ठे लोगों की सुनेंगे, भीड़ की सुनेंगे, एक अकेले की नहीं सुनेंगे। उन्होंने फ्लेक्सिबल अप्रोच उठाई डीलिंग टू डिमांड ऑफ द रीजन, की जो रीजन है, जिस एरिया को हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया से, उस एरिया की डिमांड्स को सुनेंगे, उस पर दबाव नहीं डालेंगे, उसके ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उस बात को समझेंगे। थर्डली इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच brought into focus the contest over demarcation of territory, मतलब demarcation सॉरी। थर्ड जो था, थर्ड में था कि पार्टीशन को हम देखते हुए, पार्टीशन पे फोकस करते हुए हमारा मेन फोकस होना चाहिए डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। मेन फोकस हम और किसी चीज़ पे फोकस नहीं देंगे, क्योंकि अभी अगर हमने यूनिटी नहीं बनाई, हम डेमोक्रेटिक ही नहीं बने, तो कैसे हम पोवर्टी, कैसे हम सोशल इश्यूज पे ध्यान दे पाएंगे। The integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance। इस वक्त हमारी इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन, मतलब कि एक साथ में लाना टेरिtorial बाउंड्रीज को, ये हमारी फर्स्ट और सुप्रीम इम्पोर्टेंस होनी चाहिए।
बिफोर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में एक पीसफुल नेगोशिएशन हुआ had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India. 15 अगस्त 1947 में पहली बार ऑल स्टेट्स की टेरिटरीज को एक तरह से बाउंड अप किया गया कि हमारे पाकिस्तान कौन सा स्टेट है, इंडिया कौन सा स्टेट है, मतलब इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया। और द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। दैट क्वेश्चन सीधा पूछ लें, विच इज़ नॉट करेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सिंपल टाइप इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसमें कि व्हाट द वे टू प्रोग्रेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रूलर्स ने 15 अगस्त 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए थे, विच मीन दैट देयर स्टेट्स एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब कि ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने का कि उनकी जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार है। अब इसके बाद हमने कुछ जगह पे देखा यहाँ पे दिक्कतें बढ़ी, जैसे कि एक्सेशन ऑफ princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest. जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर इन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे जूनागढ़ को, इधर की साइड, यहाँ की साइड जूनागढ़, फिर हम देखेंगे यहाँ पे मणिपुर, साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और इधर हैदराबाद। इन रीजन्स को अगर हम देखना चाहें तो इन रीजन्स पे ही हमारी नज़र होगी और इन रीजन्स ने ही सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करी थी। अब जैसे कि इसमें हमें बताया हुआ है, द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर द प्लेबिसाइट्स कन्फर्म पीपल डिजायर टू जॉइन इंडिया। जूनागढ़ की जो सिचुएशन थी, गुजरात में जो जूनागढ़ है उसकी जो सिचुएशन थी, उसमें ज़्यादातर लोग भारत के संपर्क में थे, मीन्स भारत में जुड़ने के लिए तैयार थे, उनके जो सिटीजन्स थे। लेकिन एक बात याद रखें, ब्रिटिश जब गई थी तो ब्रिटिश ने कहा था इस बात का कि जो भी जिस रीजन के रूलर है, मतलब कि राजा है, वो अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे किसी में भी जुड़ सकता है या फिर खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकता है। उसके अपोजिट इंडिया के डिप्लोमेसी काम कर रही थी, इंडियन गवर्नमेंट, वो लोगों से पूछ रही थी, ना कि राजा से। तो हमने देखा कि इस वक्त में एक्सेशन के वक्त में जो जूनागढ़ था उसके ज़्यादातर लोग इंडिया में जुड़ना चाहते थे, तो उस तरह से इंडिया में जूनागढ़ को जोड़ लिया गया। यू विल रीड अबाउट कश्मीर इन चैप्टर 8। हेयर लेट अस लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। अब आप कश्मीर को तो है ना अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन हैदराबाद और मणिपुर को देख लेते हैं। ये हैं नवाब निज़ाम, सॉरी हाँ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद या फिर नवाब ऑफ हैदराबाद, ये हैं। उनके साथ में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी खड़े हैं ये। तो इनको हम देखते हैं। अब इन्होंने हैदराबाद में किस तरह से अपना कंसर्न बनाया। देखो ये जो पार्ट है इधर का, ये है हमारा हैदराबाद पेनिनसुला में। नाउ इन द हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी। हैदराबाद उस वक्त में काफ़ी ज़्यादा रिच था। जब हम अलग हुए थे, हमारा पार्टीशन हुआ था, तो हैदराबाद कई में हैदराबाद हेल्प कर रहा था पाकिस्तान की, मनी देकर काफ़ी सारा मनी देता था हैदराबाद पाकिस्तान को, लेकिन चाहता ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनना था। नाउ हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड एंटायरली बाई इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के चारों तरफ से घिरा हुआ है हैदराबाद। सम पार्ट ऑफ द ओल्ड इंडिया, सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। कुछ पार्ट हैदराबाद का, पहले का, आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से टच है, लाइक दैट। इस साइड में आप देखो, ये देखो कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश, इधर से महाराष्ट्र, इधर से कर्नाटक, ये पूरा हैदराबाद और बिल्कुल मिड में है। देख लो आप, अगर ये पार्ट चला जाता हमारे यहाँ से तो क्या होता, इधर से एक ट्रायंगुलर ट्रेड बन जाता है, जिसमें हमारे लोग बहुत गंदी तरह से पिसते और बहुत गंदी तरह से मारे जाते।
Now, in ruler carried the title Nizam, and he was one of the world richest man. जो वहाँ का रूलर था वो अपने आप को निज़ाम कहता था और वो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था उस वक्त का। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ने इंडिपेंडेंट स्टेटस पाने की सोची हैदराबाद में। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947। उसने नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया था। नाउ वी विल काउंट दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंड स्टिल। हम बुक में से देखें तो फॉर द ईयर वाइल नेगोशिएशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करने से उसने इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन किया था। तो हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को एक बार है ना अंडरलाइन करके देख लें, क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेन बन चुका है अपने लिए एक नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की हमने बात देखी कि जिसे निज़ाम ने किया था भारत में जुड़ने के लिए। इन द मेन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब कि जब ये हो रहा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, उससे पहले का क्या हाल था, क्योंकि ये तो मना कर रहे थे। नाउ अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूलर गैदर फोर्सेस। जो मूवमेंट्स हो रहे थे निज़ाम के अपोजिट में, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते थे इंडिया में जुड़ना, लेकिन निज़ाम कह रहा था हम नहीं जुड़ेंगे इंडिया के अंदर। नाउ निज़ाम ट्राई टू फोर्स द जनरल पीपल्स। निज़ाम ने अपनी एक आर्मी थी जिसका नाम था रजाकर्स। इसकी ये आर्मी थी रजाकर्स। रजाकर्स को रिलीज़ कर दिया बिकॉज ऑफ, क्योंकि देश भर में मीन्स हैदराबाद के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे थे और मूवमेंट्स कर रहे थे। लीडर्स ने अपनी कुर्सियाँ छोड़ दी थी, मूवमेंट्स कर रहे थे, लीडर्स उनको लीड कर रहे थे आम जनता को। अब ऐसे में रज़ाकर ने, मतलब जो निज़ाम है उसने अपनी सबसे पावरफुल आर्मी रज़ाकर को छोड़ दिया। अब रज़ाकर एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा निर्दयी, मतलब निर्दयी तरह से काम करती थी। अब ये कैसे काम करती थी, ये मर्डर करती थी, मेम्ड करती थी, रेप करती थी, साथ ही साथ में लूटती थी, लोगों को टारगेट करती थी, पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। और स्पेशली ये नॉन मुस्लिम्स को देखती थी, मीन्स जो मुस्लिम्स हैं उनको, मतलब उनको परेशान करती थी। लेकिन जो ये सारे काम है मर्डर्ड, मेम्ड, रेप एंड लूटेड, ये स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ होता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को भेज दिया। सितंबर 1948 में आर्मी गई एंड आर्मी ने फ्यू डेज में ही, मतलब कुछ ही दिनों में, निज़ाम की जो आर्मी थी रज़ाकर, उसको सरेंडर करने पे विवश कर दिया, सरेंडर करा दिया और हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और हैदराबाद उसी वक्त में एक्सेस हो गया, मतलब जुड़ गया इंडिया से। नाउ द केस स्टडी ऑफ मणिपुर। अब मणिपुर की केस स्टडी में हम थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य उस वक्त में था, लेकिन सॉरी इस वक्त में है, लेकिन उस वक्त में इतना छोटा भी नहीं था। नाउ मणिपुर में आज जो दिक्कतें चल रही है ना कहीं ये उस वक्त की दिक्कतों को लेकर, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट जो था मणिपुर की प्रॉब्लम्स का वो उस वक्त से लेकर अभी तक है। नाउ मणिपुर की हम देखते हैं तो आ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों पहले ही द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधाचंद्र सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन इस तरह से नहीं किया था कि हम अपनी गद्दी छोड़ देंगे, मीन्स इन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी थी। ऑन द एश्योरेंस, मीन्स कंडीशन रखी इन्होंने, दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, कि इंटरनल जो ऑटोनॉमी है मणिपुर की वो मेरे हाथ में ही रहनी चाहिए, उसमें है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर। प्रेशर था पब्लिकों का, लोगों का मणिपुर में कि आपको इलेक्शन कराना चाहिए महाराज से, राजा बोधाचंद्र से। तो राजा बोधाचंद्र ने मतलब कि ना चाहते हुए भी लोगों के प्रेशर में आके इलेक्शन कराए। इन जून 1948 में एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और उस वक्त हमारे भारत की सबसे पहली स्टेट बनी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो मणिपुर एक फर्स्ट पार्ट है इंडिया का। होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब
आम लोगों के द्वारा दिए गए वोटों के मतलब हर एक आम इंसान को वोट देने का अधिकार, उसे कहते हैं हम यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। तो फर्स्ट पार्ट बना मणिपुर इंडिया का, जिसने इलेक्शन को होल्ड किया, इलेक्शन कराया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कराया। इन लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी मणिपुर की, वो शार्प डिफरेंसेस थी ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करती थी कि इंडिया में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। लेकिन जो स्टेट कांग्रेस थी, मीन्स जो कांग्रेस ऑफ मणिपुर थी, वो चाहती थी कि मर्ज होना चाहिए। अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस। लेकिन जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी कांग्रेस के अपोज में होती थी कि नहीं, मतलब मणिपुर कांग्रेस के अपोज में होती थी कि नहीं, मर्ज नहीं होना चाहिए भारत से। दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी देखो भारत से मर्ज तो है ये, लेकिन कंप्लीट मर्ज नहीं है, जब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में से कॉन्स्टिट्यूशन को ही रखना और मोनार्की को हटाने की बात चल रही थी यहाँ पर। तब कांग्रेस कहती कॉन्स्टिट्यूशन को ही रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के जो अदर पार्टीज है वो कह रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की साथ में रहेगी। अब जो महाराजा थे, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएसिंग ऑफ द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट ऑफ सितंबर 1949। 1949 में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी डिप्लोमेसी की कि 1949 सितंबर में जो भारत का हिस्सा था मणिपुर, वो भारत में फिर से ऐड हो गया, मर्ज हो गया विदाउट कंसल्टिंग, किन्ने बिना किसी से कंसल्ट किए, मीन्स बिना किसी पार्टी से कंसल्ट किए, बिना किसी परेशानी से चुपचाप से रातों रात काम कर लिया गया। अब यही चुपचाप से रातों रात काम कर लिया गया, इसी वजह से तो आज के वक्त में कई सारी पार्टीज अपना अपना गुट बना के भारत के खिलाफ अपोज में खड़े हो जाते हैं। द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, उस वक्त पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी मणिपुर की, दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर। उस वक्त में लॉट ऑफ एंगर आ गया, मतलब गुस्से आ गए कि यार हम सिटीजन है और हमको कुछ नहीं पता। एंड रिजेंटमेंट इन मणिपुर, द repercussion ऑफ विच आर स्टिल बीइंग फेल्ट। और उस वक्त में ये जो चुपचाप से काम हुआ था, इस वजह से लोग इतना गुस्सा हो गए कि लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी, लोगों के बीच में रियॉट्स शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अभी आप एक कार्टून देख रहे हैं, इस कार्टून में आप देखेंगे ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हैं राजा बोधा चंद्र सिंह। अब नाउ राजा हमारे पटेल जी कह रहे हैं, नो नो डोंट गेट अप, खड़े नहीं हुए योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, मुझे दे दें ये, मैं इसका काम कर लूँगा। और ये है एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें जो भी पावर्स हैं, सोशल, डेमोक्रेटिक्स, ये सारी पावर्स, डिफेंस, ये पटेल जी अपने हाथों में ले रहे हैं। ये आम सिटीजन से उस वक्त में राजा के अंडर में जो थे, मीन्स राजा कहने को अच्छा था, लेकिन राजा के वक्त में ये लोगों की ये स्थिति थी, आप देख पा रहे होंगे, ये स्थिति थी। राजा बैठा हुआ है, तो मतलब ये कार्टून दिखाता है कि लोगों की हालत खराब थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। लोगों की हालत को सुधारने के लिए हमारे पटेल जी ने राजा को गद्दी से हटा दिया और इस बॉक्स को, इस पूरी पावर को मणिपुर की अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। अगला हम अगला चैप अगले जो पार्ट है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उम्मीद है इस बार आप लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करेंगे और बताएंगे कि आपको चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय।